Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationals for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा जो पिछला टॉपिक था उसकी कंटिन्यूएशन में टॉपिक है. As you can read, ये हम बात करने वाले हैं न्यूज़ स्निपेट्स की और बात करने वाले हैं किस महीने की, मार्च के महीने की. ठीक है, इसका पार्ट 2 है. पार्ट 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको पता होगा. मार्च का महीना थोड़ा सा काफ़ी सारी चीज़ें अपने यहाँ हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें घटित हुई हैं. ऑफकोर्स हम हर चीज़ जो है वो तो नहीं ला सकते, लेकिन वो चीज़ें जो कि IGKO की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगती हैं या जो चीज़ें इंटरनेशनल न्यूज़ का हिस्सा है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा फोकस इंटरनेशनल न्यूज़ पे नहीं करेंगे. व्हाट वी आर फोकसिंग मोर ऑन इज़ दी नेशनल न्यूज़. जो हमारा नेशनल न्यूज़ है हम उस पर फोकस कर रहे हैं. और हर चीज़ जो इतनी बड़े देश में, इतनी बड़ी दुनिया में होती है वो पॉसिबल नहीं होती है हमारे लिए कि हम सब कुछ जो है वो एक 2-2.5 घंटे 3 घंटे के सेशन में कंप्लीट कर पाए. लेकिन ये ज़रूर है कि हम सरसरी नज़र से अगर पढ़ते हैं या हम सीधे किसी चीज़ को मगअप करने के लिए नहीं, लेकिन समझते हुए अगर सिर्फ एक बैक ऑफ द माइंड में स्टोर करने के लिए कोई चीज़ समझे, तो उसके लिए करंट अफेयर्स के जो स्निपेट्स होते हैं वो बड़े हेल्पफुल होते हैं. क्योंकि ये वो खबरें हैं ना जो हेडलाइंस तक तो नहीं पहुँची लेकिन है इंपॉर्टेंट. तो कई बार ना जब एग्जाम्स होते हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो IGKO हो चाहे वो कोई और हो, उसमें क्या होता है कि कई बार हेडलाइंस की खबरें ना पूछ के वो ऐसी चीज़ें आपसे पूछते हैं जो कि उतना सुर्खियों में नहीं आई है एग्जैक्टली, लेकिन हुई है. एंड दैट इज हाउ दे टेस्ट योर नॉलेज. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर सीरीज दैट वी आर रनिंग आउट, दैट वी आर रनिंग ऑन, सॉरी, राइट. और आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी. जो चीज़ वैसे मैंने पहले पार्ट में कहा था, कोई चीज़ अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है, what you can do is either take a screenshot of it or write it down. It is always better to have a notepad and write things down. Excuse me. And write things down. क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप लास्ट में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो उसमें आपकी एक पर्सनल नोटपैड होगा जिसपे आपके सारे करंट अफेयर्स की बेसिक डिटेल्स जो है वो 2 लाइनर्स में कंप्लीट होगी. ठीक है, इसके ऊपर अपन बाद में चल के कभी अपन ये सेशन भी करेंगे दैट हाउ यू नीड टू वर्क अपॉन थिंग्स एंड हाउ यू नीड टू कम अक्रॉस, और किस तरह से आपको उसको याद करना है, किस तरह से आपको उसको रेफर करना है आगे जाके. बट फिलहाल मैग्नेट ब्रेन्स में जब हम पढ़ाई करते हैं, एज यू नो दैट वी डू नॉट चार्ज यू. हम कोई सब्सक्रिप्शन फीस देने को नहीं बोलते आपसे, हम कोई पैकेज परचेज करने को नहीं बोलते आपसे, क्योंकि द फोकस इज दैट एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल एंड ऑल फॉर एजुकेशन, राइट. तो इसके साथ अपन बढ़ते हैं आगे और अपन बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं अपने करंट अफेयर्स में न्यूज़ स्निपेट की, क्योंकि वैसे भी बहुत लंबा चैप्टर होने वाला है. ठीक है, अब पहला जो न्यूज़ है वो है, अपन ने पार्ट 1 में आपको याद होगा कि हमने एक एयरक्राफ्ट की बात की थी जो कि डिफेंस एयरक्राफ्ट था, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म की बात की थी हमने. अब सेकंड पे पार्ट हम बात करते हैं किंजल की. किंजल जो है ये रशिया के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है. इस तरह की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट एज एन एयर टू सरफेस मिसाइल है ये बेसिकली. और इसमें जैसे आपने इसमें नाम सुना था ना, आपने पहले AK-47 हुआ करती थी, गन हुआ करती थी, धन 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 करके चलती थी, AK-47. वैसे ही ये जो है ये AK-47 तो नहीं है, ये है KH-47. इसका जो नाम है बेसिकली KH-47M2 मिसाइल कहते हैं इसको. और इसको अगर आप सीधे सीधे उसमें बोलेंगे तो किंजल मिसाइल है. ये रशियन एरोस्पेस जो है वो उसको यूज़ करता है. बैलिस्टिक मिसाइल है. बहुत अभी जो रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसमें पहली बार रशिया ने इसको डिप्लॉय किया है और रशिया ने इस बात को कथित तौर पे अपनाया है और कहा है कि भाई ये जो है वो पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं किंजल मिसाइल को फॉर द फर्स्ट टाइम यूक्रेन से वॉर के अगेंस्ट. ठीक है, तो दे आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट. वो इस चीज़ को बिल्कुल कोई ना नुकुर, कोई कहीं कोई पर्दा नहीं है इस मामले में, बिल्कुल सीधे सीधे उस पर कह रहे हैं. अब किंजल जो है वो कौन सी मिसाइल है, बहुत नॉट ओनली वेरी सोफिस्टिकेटेड वेपन बट ऑल्सो अ हाइपरसोनिक मिसाइल. अब हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, हाइपरसोनिक वो मिसाइल्स होती हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है. हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती हैं जिनकी जो स्पीड होती है ना वो साउंड से 5 गुना ज़्यादा होती है. साउंड जिस स्पीड पे ट्रैवल करता है उससे 5 गुना ज़्यादा स्पीड होती है, और दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वेपन, राइट. अब किंजल जिसका मतलब होता है डैगर. ठीक है, डैगर मतलब क्या,
जो चाकू होता है ना, वो छोटा वाला चाकू जो नॉर्मली लोग रखते हैं अपने कटार, जिसको बोलते हैं हिंदी में अगर अपन समझे तो कटार, है ना, एग्जैक्टली तो उसको बोलते हैं डैगर। और डैगर का जो मतलब है आर्थिक, सॉरी जो अर्थ है उसका वो किंजल है। आर्थिक मतलब मैं अभी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पढ़ा रही हूँ ना, तो वो आर्थिक बैठ गया दिमाग में, तो उसका जो अर्थ है वो होता है किंजल। और एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज जो है अगर आप बात करते हैं तो 1500 से 2000 किलोमीटर है, और न्यूक्लियर पेलोड जो है 480 kg तक का ये कैरी कर सकती है एक्सप्लोसिव्स, और डिप्लॉय भी कर सकती है, राइट। हाइपरसोनिक क्या होता है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हाइपरसोनिक वेपन्स जो है वो नॉर्मली डिफाइन किए जाते हैं फास्ट। जाहिर सी बात है यार, साउंड की स्पीड से अगर 5 गुना ज़्यादा कोई चीज़ तेज़ है तो फास्ट तो क्या वो अल्ट्रा फास्ट है ना। उसके अलावा लो फ्लाइंग है, हाईली मैन्यूरेबल वेपन्स होते हैं, डिजाइन टू बी क्विक एंड एजाइल फॉर ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू डिटेक्ट इन टाइम। दिस इज दी वेरी वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ इट। सो ये जो है ये अभी डिप्लॉय किए गए हैं, ये रशिया की जो एरोस्पेस है वो डिप्लॉय कर रही है यूक्रेन के अगेंस्ट, एंड ऑफ कोर्स यूक्रेन इज़ लुकिंग आउट फॉर टू द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया की तरफ उसकी नज़रें हैं ताकि उसका जो डिफेंस है वो और भी जो कंट्रीज़ हैं वो सामने आए। स्पेशली यूएस को काफ़ी ज़्यादा वो स्टेप अप कर रहा है, और यूएस से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। यूएस इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस वे टू हेल्प यूक्रेन टू, ऑफ कोर्स यूएस हैज़ इट्स ओन अल्टीरियर मोटिव्स बिहाइंड इट, बट यूएस का काफ़ी सपोर्ट यूक्रेन को इस वॉर में मिल रहा है अगेंस्ट रशिया। अब हम बात करते हैं संतल्स की। संतल क्या है, मतलब हम वहाँ चाहते हैं अब लैंग्वेज की दुनिया में, है ना, आर्ट और कल्चर पे आ गए हैं हम, बिल्कुल एकदम वॉरफेयर से निकल के आर्ट एंड कल्चर पे, और हम बात करने वाले हैं संतल की। संतल को पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो संतल स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट हो रहा है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो ये बात आई है, मतलब कोई नई लैंग्वेज नहीं है जो ईजाद हुई है, इसके बारे में जिक्र भी इसलिए हो रहा है, या मार्च में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि संतल भाषा में पहली बार भारतीय संविधान को ट्रांसलेट किया जा रहा है, ठीक है। और संतल स्क्रिप्ट जो है, जिसको संतली स्क्रिप्ट कहते हैं, उसको ओल चिकी भी कहते हैं। ओल चिकी एक स्क्रिप्ट है जिसको शुरुआत, या जिसकी आप कह सकते हैं कि जिसको इन्वेंट करने वाले जो थे वो थे पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है, वहाँ से शुरुआत होती है। और अगर हम बात करते हैं कि जो सेंसस हुआ था उसमें पता चला है कि ये आज भी 70 लाख लोग कम से कम जो है वो संतली भाषा बोलते हैं, कहते हैं, उनके जो बोलचाल है उसका हिस्सा है, उनके जीवन का हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज तक ये भाषा एग्जिस्ट नहीं करती थी, इट इज जस्ट क्योंकि भारतीय संविधान इसमें वो हो रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ का हिस्सा है। और अभी 92nd अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 के तहत, उसमें संतली को शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था अलॉन्ग विद अदर लैंग्वेजेस जो कि बोडो, डोगरी और मैथिली लैंग्वेज थी। अब संतली के बारे में अगर मैं बोलूँ तो एक जो ट्राइब है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो झारखंड में शेड्यूल का ट्राइब की सबसे बड़ी ट्राइब जो है वो मानी जाती है। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी भी है कि इंटरनेशनल अगर आप बात करते हैं कि सिर्फ भारत में बोली जाती है ऐसा नहीं है, मतलब कई सारी जगहों पे, मतलब इनफैक्ट बांग्लादेश में लोग संतली बोलते हैं, भूटान में लोग संतली बोलते हैं, कुछ एक पार्ट है नेपाल का जहाँ पे लोग संतली बोलते हैं। तो अगर आप इसका जो बेल्ट है अगर आप समझेंगे ना, तो ये झारखंड में बोली जाती है, आसाम में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। तो वो पूरा जो बेल्ट है अपना, जो नॉर्थ ईस्ट का जो बेल्ट है, आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, आसाम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ के बहुत ऐसे ट्राइब्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जो सरगुजा का जो कि अलग जो एरिया ऊपर की तरफ जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट को की तरफ कटता है ऊपर के साइड पे, वहाँ बोली जाती है। तो बहुत सारी जो भाषाएं हैं वहाँ पे बोली जाती है, उड़ीसा में बोली जाती है। तो संतल कम्युनिटी जो है वो काफ़ी जगहों पे कॉन्सेंट्रेटेड है, झारखंड की लेकिन सबसे बड़ी कम्युनिटी मानी जाती है जब हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब की, ठीक है। और संतली लैंग्वेज अगर आप बात करते हैं तो किसको बिलोंग करती है या किस पर्टिकुलर ट्राइब को बिलोंग करती है, तो आप कह सकते हैं मुंडा को कहती है, जो कि एस्ट्रो एशियाटिक सब ट्राइब है, फैमिली ऑफ लैंग्वेज को बिलोंग करती है ये। और संतल अपने आप में बहुत फेमस हुआ करते थे, उनका जो अपना रहन सहन था, उनका जो अपना खाना था, या उनका स्पेशली जो उनका घर बनाने का जो उनका तरीका था, जो उनका जो प्रिमिटिव वे ऑफ आर्किटेक्चर था, जो हाउस डिज़ाइनिंग का जो उनका आर्किटेक्चर था, या सिटी स्केप्स जिसको आप कहते हैं कि एक टाइम पे वो बनाया करते थे, जिस तरह से वो आर्किटेक्चर जो था उनका वो बहुत
बहुत आउटस्टैंडिंग था, बहुत अलग करता था उनको बाकी सारी ट्राइब्स से, है ना। हर ट्राइब की अपनी कुछ खासियत होती है। आपने गोंड का देखा होगा, आपने भील का देखा होगा, उसी तरह संतल की भी अपनी एक अलग पहचान थी, ठीक है। अब बहुत ही सुंदर ये कलर्ड वॉल पेंटिंग रहती है इनकी, वॉल को पेंट करते हैं ये, इसमें फ्लोर्स आर्टिस्टिकली अपने जो दरवाजे हैं इनको काफ करते हैं। जैसे मिथिला में आपने देखा होगा कि मिथिला की जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत फेमस हैं, गोंड की जो पेंटिंग है वो बहुत फेमस है। अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं, अपना वर्ली का आर्ट जो है बहुत फेमस है। तो इंडिया में इतने सारे ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स हैं, ट्राइब्स हैं जो कि अपने आर्ट फॉर्म्स को रिस्टोर करती हैं। सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर जो कि हम करेंगे लैंग्वेज एंड कल्चर जब हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो आप समझे वो आप ये चीज़ समझ गए हैं कि संतली के ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि रीजन क्या है, अगर कोई आपसे रीजन पूछे कि व्हाई संतली इज इज कमिंग इनटू द न्यूज सडनली, द रीजन इज कि उसको पहली बार तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट के जरिए मैथिली बोडो भाषा के साथ सम्मिलित किया गया है। दूसरी बात, भारतीय संविधान को उसमें ट्रांसलेट अभी किया जा रहा है। और तीसरी बात जो सबसे एक आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे जो आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम देते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम देते हैं या स्कूल लेवल पे बात करें या कॉलेज लेवल पे बात करें, तो अब उसमें संतली भाषा का भी चयन किया जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द न्यूज। बाकी संतल कम्युनिटी जो है वो ज़्यादातर सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं, फार्मर्स होते हैं और सेटल्ड होती है, सेटल्ड ट्राइब है, नोमैडिक ट्राइब नहीं है। एक और इसी तरह के नाम हो वाली ट्राइब होती है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो राजस्थान की होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नवरोज की। नवरोज बहुत एक बड़ा खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत सा, बड़ा अच्छा सा, मतलब उसमें जो नवरोज अपने आप में नाम ही इतना मीठा सा लग रहा है ना, एकदम आपको नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि एकदम किसी ने शहद घोल दिया हो कान में। बिल्कुल इतना खूबसूरत सा नाम है, बड़ा खूबसूरत सा त्यौहार भी होता है, बड़े खूबसूरत से उसमें ट्रेडिशन भी होते हैं। लोग जो है पारसी कम्युनिटी का होता है वैसे, इसमें लोग जो है कई बार कश्मीरी लोग भी इसको बहुत मनाते हैं नवरोज़ को, उनका अलग होता है। लेकिन हाँ, जो ट्रेडिशनल जो मनाने का तरीका है वो अलग होता है। लेकिन नवरोज़ में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बादाम, मिश्री, बहुत ही खूबसूरत से उनकी वो थाल सजती है। और इसमें आप जब बात करते हैं तो पारसी न्यू ईयर है, 21 मार्च को आया था, 21 मार्च को पड़ा था इस साल अगर आप बात करते हैं। और 21 मार्च को एक्चुअली इस साल क्या, मतलब मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्टार्टिंग है नवरोज़ की वो मानी जाती है कि ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन पड़ता है। अब स्प्रिंग इक्विनॉक्स मतलब जिसको आप बोलते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में या नॉर्दर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में आप ये बात कर लीजिए कि स्प्रिंग की जो शुरुआत है उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स को मार्च इक्विनॉक्स भी कहा जाता है एज यू नो, और वर्नल इक्विनॉक्स भी कहा जाता है, तो आपको पता है। तो उस दिन इसकी शुरुआत होती है, उस दिन ये मनाया जाता है, ठीक है। और इसको पॉपुलरली रेफर क्या किया जाता है, पेटिटी के तौर पे किया जाता है। और बहुत ही खूबसूरत और जिसको आप बोलते हैं ना, बहुत ही पारसी कम्युनिटी जो होती है बहुत ही मार्जिनलाइज कम्युनिटी है इंडिया में, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन इससे निकल के आए हैं और बहुत ही शांति प्रिय कम्युनिटी मानी जाती है। मतलब इसके बारे में, पारसी कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है दैट ट्रेडिंग में होते हैं, बहुत सारे दारू वाला, बाटली वाला, नाम सुने होंगे ना आपने, फिल्मों में भी आते हैं। तो पारसी जो होते हैं वो बहुत ही लो प्रोफाइल, बहुत ही शांति पसंद और बहुत ही जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही डोसाइल, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सी कम्युनिटी है। बहुत सारे लोग आपको बॉम्बे में पारसी कम्युनिटी के सेटलर्स मिलेंगे अभी भी, ठीक है। भरूच, बॉम्बे, बहुत लोग आपको वहाँ पे, गुजरात तो ऑब्वियसली आपको बहुत पारसीज वहाँ पे मिलेंगे। अब उसमें जब हम बात करते हैं कि ये जो है जमशेदी नवरोज़ जो है 2 बार मनाया जाता है साल में एक्चुअली नवरोज़। तो जमशेदी नवरोज़ जो है वो किंग ऑफ पर्शिया जमशेद के नाम पे हुआ था, जो कि पारसी कैलेंडर के हिसाब से बनता है। वैसे 2 कैलेंडर्स के हिसाब से बनता है इंडिया में, एक तो पारसी कैलेंडर के हिसाब से बनता है, एक ज़ोरेस्ट्रियन कैलेंडर के हिसाब से बनता है, जिसका नाम जो है, एक सेकेंड इसको मिटा लेते हैं अपन, जिसका नाम जो है वो शाहीन शाही कैलेंडर है और ये ज़ोरेस्ट्रियन जो है वो कैलेंडर है, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखना कि नवरोज़ जो है वो, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द ईरानियन कैलेंडर, ठीक है, तो पहला जो है वो ईरानियन कैलेंडर के हिसाब से बनता है और सेकंड जो है वो ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर के हिसाब से बनता है, विच इज़ शाहीन कैलेंडर। और इसको इट वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन 2016 एंड इट इज़
ब्यूटिफुल। आप अगर इसमें जाएंगे ना, इसकी डिटेलिंग में, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल कल्चर दैट आई वुड एक्चुअली आस्क यू टू गो आउट एंड नो एंड लर्न मोर अबाउट दिस फेस्टिवल, क्योंकि इंडिया इतना खूबसूरत है। मतलब हम जो फेस्टिवल्स मनाते हैं, जो हमें मालूम है वो तो है ही, जो हम नहीं जानते उनके बारे में अगर हम पता करते हैं ना, कि अब पूरी इंडिया को अगर देखें जोग्राफिकली तो कितना खूबसूरत है कि हमारे यहाँ जितने फेस्टिवल्स, जितने कलरफुल फेस्टिवल्स, जितनी चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती होंगी। अब हम बात कर लेते हैं लेमिते की। लेमिते मतलब ये एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है। ये सेशल्स डिफेंस फोर्स के साथ और इंडियन मिलिट्री जो है एक्सरसाइज वो की जाती है इंडियन आर्मी की सेशल्स के साथ। ये एक्चुअली 2001 में स्थापित किया गया था और ये स्टार्ट किया गया था। आपको मालूम है सेशल्स जो है वो बहुत सुंदर आइलैंड्स हैं, लोग ज़्यादातर वहाँ पे घूमने जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ का जो कैपिटल है विक्टोरिया, विच इज़ वेरी फेमस। इसमें इसके अलावा मतलब आपको ये मालूम है कि लोग नॉर्मली सेशल्स जब हम बोलते हैं तो आपको बीचेस एंड यू नो ब्यूटिफुल ब्लू lush beaches, and you think about the ocean floor, and you think about the sand and the sun and everything. But ये जो है थोड़ा सा डिफेंस का है, ये भी टूरिज्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे इंडियन मिलिट्री और सेशल्स डिफेंस फोर्सेस जो है एक साथ आते हैं और ये उनकी 9th बैठक थी, मतलब ये 9th उनका समिट था साथ में। और ये हुआ था सेशल्स डिफेंस एकेडमी में, जिसको SDA बोला जाता है, ठीक है। और ये 22 मार्च को स्टार्ट हुआ था और ये चला था एक हफ्ते, तकरीबन 30-31 मार्च तक। अब इसमें ये भी चीज़ थी, 2001 में जैसे मैंने कहा स्टार्ट किया गया था। सीशल्स जो अफ्रीका में है और दोनों हमारी कंट्री जो है वो उनके बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं, बायलैटरल नेगोशिएशंस जो है मिलिट्री, मतलब आप बात कर लीजिए डिफेंस नेगोशिएशंस, डिफेंस बायलैटरल टाइज जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की दृष्टि से इसको बनाया गया था, ठीक है। और अभी जो इंडियन मिलिट्री मतलब का जो यूनिट इसमें पार्टिसिपेट किया है वो गुरखा रेजिमेंट ने किया है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। हमारी जो गुरखा रेजिमेंट है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है 9th में, 9th जो इनकी समिट है उसमें। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल संसद ऐप की। अब जैसे कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है डिजिटल संसद ऐप, मतलब डिजिटल जो संसद की जो वर्किंग है, जो उसकी जो भी उसकी गतिविधियां होती हैं, जो भी उसमें प्रोसेशन होता है संसद का, मतलब हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा को मिला के बोला जाता है संसद, उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको डिजिटल ऐप के द्वारा जो सिटीजन्स हैं वो उसको टैप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसमें आपको मालूम है कि डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर है सरकार का, कि जो भी चीज़ें हैं वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाएँ और हर चीज़ का जिसको आप कहते हैं ना डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, राइट। जैसे निजीकरण पे बहुत ज़्यादा है, प्राइवेटाइजेशन पे, वैसे डिजिटलाइजेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मीटी जिसको हम बोलते हैं, उसने डेवलप किया है ये डिजिटल संसद प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स सिटीजन्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स टुगेदर। मतलब अब ये बेसिकली बात क्या हो रही है कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, जब हम लोकसभा की बात करते हैं, लोअर हाउस की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम MPs बोलते हैं, राइट, वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंडिया के जो MPs होते हैं वो लोअर हाउस में बैठते हैं, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी जब हम संसद की बात करते हैं तो दोनों हाउसेस को जॉइंट बात करते हैं। तो ये जो MPs हैं उनके और जो भारतीय नागरिक हैं उनके बीच की जो दूरी है उसको पाट सकें, उसके जो बीच के ब्रिज का जो काम है वो ये ऐप करेगा। और जितने भी लोग, जितनी भी मशीनरी और बीच में इन्वॉल्व है उसको भी ब्रिज करने का, जो गैप को ब्रिज करने का जो काम है ये ऐप करेगा। अब इससे गवर्नमेंट का आप कह सकते हैं एक तरह से जो इंटेंशन है वो ये है कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाए सिस्टम में, ठीक है, कि जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज से पता चले। मतलब अभी क्या होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो आपको पहले दूरदर्शन पे होता था ये आपको मालूम है लोकसभा राज्यसभा का TV चलता है वैसे अब, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि इतने सारे और चैनल्स आ गए हैं कि हार्डली देयर आर पीपल हु वॉच, चंक ऑफ पीपल हैं जो कि दूरदर्शन देखते हैं या राज्यसभा TV या लोकसभा TV देखते हैं, राइट। तो अब उसको थोड़ा सा उनने अपग्रेड किया है कि भाई आपके मोबाइल पे ही एक ऐप है जिस पे आपको सारी प्रोसीडिंग्स पता चल जाएंगे। तो इसके थ्रू ये होगा कि अब पार्लियामेंटेरियंस जो है, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एफिशिएंटली डिस्चार्ज कर पाएंगे अपनी ड्यूटी। एक तरह का उनके ऊपर
मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी सी रहेगी कि भाई क्योंकि अब इतना ज़्यादा पीपल आर अवेयर एंड पीपल आर बीइंग कनेक्टेड टू देम थ्रू द ऐप कि अब वो थोड़ा एक आप कह सकते हैं ना कि अब ऐसे एक तरह का आप सोशल आप ऑब्लिगेशन के अंदर भी वो रहेंगे और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्कैनिंग के अंदर रहेंगे आप कह सकते हैं। अभी तक जो होता था वो मीडिया हाउसेस करते थे, है ना, मीडिया गैलरी होती है बाकायदा। अगर आप संसद में कभी गए हैं, चाहे आप विधानसभा में भी अगर गए हैं अपने स्टेट की, तो भी आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि मीडिया गैलरी होती है वहाँ पे, जहाँ के मीडिया के लोग आते हैं, बैठते हैं, प्रोसीडिंग्स वगैरह नोट करते हैं संसद की और फिर वो टेलीकास्ट की जाती हैं। पर इसके थ्रू ही डायरेक्ट होगा। अब ये वन स्टॉप सीमलेस पेपरलेस काम है जिसमें आपको कोई किसी पेपर का, क्योंकि आपको मालूम है हम एनवायरनमेंट को लेके भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, अब हमको एनवायरनमेंट को भी बचाना है साथ में, तो ये पेपरलेस है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं है, 50 किस्म के लोग, 50 किस्म की मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है, कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है, कोई बीच का मिडलमैन, मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, जो भी आप बोल लीजिए, कोई इन्वॉल्व नहीं है। सीधे सीधे काम होगा। प्लेटफॉर्म है, सीधा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है लोकसभा प्रोसीडिंग से या बिजनेस ऑफ लोकसभा या उसमें जो भी प्रोसेशन हुआ, जो भी डिसीजन हुए, जो भी लॉज आप कह सकते हैं कि फ्लोर पे आए, उनके बारे में जिस पे भी निर्णय हुआ, चर्चा हुई, जो भी चीज़ें आप जो भी टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट रहे जिसके ऊपर बातें निकली, वो सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। अब ये गवर्नमेंट का, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा स्टेप है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सिस्टम में, और ये पीएम के विजन ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट एंड डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करता है। गॉट इट? अब बात कर लेते हैं हम उस जगह की जो कि न्यूज़ में रही। अब ये बात जो है वो हो रही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बात हो रही है टाइगर रिजर्व सरिस्का की। सरिस्का जो कि राजस्थान में एक जगह है, अलवर के पास है। अब ये बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है हमारे यहाँ का। बहुत लोग जो है यहाँ पे जाते हैं, टाइगर स्पॉटिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि ये टाइगर सेंचुरी है जो कि 1955 में बनी थी। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, ये न्यूज़ में क्यों आया है, अच्छी वजह से नहीं आया है। यहाँ पे एक वाइल्ड फायर, जो फॉरेस्ट फायर है, वो फैल गई थी 27 मार्च की रात को। और काफ़ी, जब जंगल में आग लगती है ना, तो कहते हैं ना बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैलना। जंगल की आग की तरह फैलना मतलब वो इतना ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाता है कि उसको रोक पाना किसी के भी बस का नहीं होता। मतलब एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट थे वो हमारे, वो लगे हुए थे उसको फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, ब्लेज डाउन करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा। मतलब उसने देखते देखते पलक झपकते हुए 10 किलोमीटर, 10 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो जला दिया था। और ये 27 मार्च की रात को लगी। कैसे लगी, क्या लगी? अब जंगल में कोई आग, मतलब आप कहते हैं ना एकदम चिंगारी भी है अगर तो भड़क जाती है जंगल में, तो बिल्कुल वही हालत है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा है मार्च में। अब इसमें आप कह सकते हैं काहे के लिए फेमस है, ये बहुत फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। और ये जब आग लगी ना, तभी कहा गया कि जो टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट है वो काफ़ी सारा जल गया था। और इसमें कई बार ये भी कहा गया, इसमें एक जो आशंका थी शुरुआती 2 दिनों में ये जताई गई कि हो सकता है टाइगर जो वहाँ पर रहते हैं उनकी भी जान को खतरा हो, लेकिन बाद में फिर इसकी पुष्टि हुई कि टाइगर्स की जान को खतरा नहीं था, और उससे टाइगर्स का जो क्षेत्र था उसके बाहर था, और टाइगर्स की कोई जान माल की किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। लेकिन अदर इंपॉर्टेंट फौना जो है वो आप कह सकते हैं लेपर्ड्स वहाँ बहुत पाए जाते हैं, वाइल्ड डॉग हैं, जंगल कैट है, हाइना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो है अपना रॉयल बंगाल टाइगर। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और टाइगर रिजर्व है, जैसे मैंने कहा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी जो आसपास की जगह हैं, अलवर जैसे अपने आप में राजस्थान में, वहाँ पे काफ़ी लोग जो है अलवर में जाके रुकते हैं। बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी होटल्स वहाँ पे आजकल बन गई हैं, क्योंकि स्टेप अप हो गई हैं बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट इंटरेस्ट इन दी वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट लाइफ। अब इसमें आप कह सकते हैं कंकरवाड़ी फोर्ट है, नीलकंठ टेम्पल है, और भी हनुमान टेम्पल है, काफ़ी सारी जगह है घूमने लायक। तो अगर आप राजस्थान अलवर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप सरिस्का टाइगर रिजर्व ज़रूर घूम के आइएगा। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। अब हम बात करते हैं रीजनेबल अकोमोडेशन की। अब रीजनेबल अकोमोडेशन की जब हम बात करने वाले हैं तो हम बात हो रही है यहाँ पे, इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट द रीसेंट कर्नाटक वर्डिक्ट ऑन वेयरिंग द हिजाब ओवरलुक द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन। अब ये जो हिजाब रो इंडिया में चली है, ये आपको मालूम है 1 जनवरी को, ये बहुत इट हैज़ गेन्ड लाइक अभी कल परसों ही रिसेंटली मैं इनफैक्ट एक टीवी पे वो देख रही थी, देयर वाज अ डिबेट दैट वाज गोइंग ऑन, और वो इंडिया में नहीं हो रहा था, दैट डिबेट वाज गोइंग ऑन इन यूएस। और वहाँ पे जो यूएस सेनेटर हैं उनसे सवाल पूछ रही थी, एक लेडी थी, इंडियन लेडी थी, इंडियन ओरिजिन की लेडी थी, हु वाज वेयरिंग अ साड़ी एंड शी वाज आस्किंग आउट अ क्वेश्चन कि भाई ये जो हिजाब है या कुछ है, आप
मुसलमानों को, जो मुसलमान लड़कियां हैं उनको आप क्यों इस तरह से आप अपनी विल जो है लोग उन पर थोप रहे हैं और उनको सब्जुगेट किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, सबमिसिवली उनको रखा जा रहा है और वो हिजाब पहनती हैं और उनको फोर्स किया जाता है कि अपना सर ढक के रहें। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें हमारी कंट्री में हम इसको अलाउ नहीं करते। ये बाकायदा डिस्कशन था, देयर वाज अ डिस्कशन पैनल जिस पे डिस्कशन हो रहा था, एंड दैट लेडी सेनेटर शी सेड दैट मैम यू आर लिविंग इन यूएस, आप यूएस में रह रही हैं, बट स्टिल यू चूज टू वेयर द साड़ी। तो मैं ये मान के चल रही हूँ, दिस इज व्हाट उन्होंने इंग्लिश में कहा था, मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ कि उन्होंने कहा यू चूज टू वेयर अ साड़ी, सो ऑफकोर्स आई एम टेकिंग इट एज योर चॉइस ऑफ ड्रेसिंग। ठीक है, तो मैं ये इससे अंदाज़ा लगाऊं कि सिर्फ आपको फोर्स किया जा रहा है इसलिए आप साड़ी पहन के आई हैं, तो आई विल बी टू प्रिजम्पशस ऑन माई पार्ट। मे बी इट इज़ अ फैक्ट फॉर फ्यू पीपल, हो सकता है कई लोगों के लिए सच्चाई हो कि उनको फोर्स किया जाता है या उन पे प्रेशर बनाया जाता है, लेकिन आप बिना सच्चाई जाने आप जनरल मास्क नहीं कर सकते, आप एक ब्लैंकेट कवर नहीं कर सकते पूरी कम्युनिटी के ऊपर कि अगर कोई बंदी या कोई लड़की हिजाब पहनी है तो उसके ऊपर फोर्स किया गया है। इट कैन बी अ चॉइस, इट कैन बी अ रीज़न, उसके अपना कॉलिंग हो सकती है, उसकी अपनी आइडेंटिटी हो सकती है, उसकी अपनी चॉइस हो सकती है, राइट। तो शी सेड दैट एंड आई नो people in European countries, I know people in America who wear hijab and who dress in a traditional way from whatever country or whatever ethnicity they come from. कहीं से भी वो जहाँ पे आते हैं, तो I cannot take it as a that they are being forced into it, because of course if you're moving out, आप देश के बाहर निकल गए हैं, तो there is no social obligation on you कि आपको ऐसे ड्रेस अप होना है कि आज आप पहन के आई हैं तो क्या ये इस वजह से है। तो she said no, so that is why you proved my point, राइट। सो आई एम टेलिंग यू दैट ये जो हिजाब रो है इसके ऊपर बहुत बातें हुई जब 6 लड़कियों को ये कहा गया कि भैया उनको क्लास में एंटर करना अलाउ नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म जो है उनने हिजाब पहननी है, एंड दैट इज़ नॉट इन सिंक टू द नॉर्म्स लेड बाय स्कूल। तो इसके ऊपर बात हुई। ऑफ कोर्स ये एक हिजाब और सैफरन स्कार्फ के ऊपर बात नहीं थी जो उन लड़कों ने पहना था या लड़कियों ने हिजाब पहना था उसके ऊपर। इट वाज द अंडरकरंट जो था वो कम्युनिटी को टारगेट करना था। दो आपस में जो कम्युनिटीज़ थी उनके बीच का क्लैश था, जो कि एक आप कह सकते हैं कि जो डिवाइड दिख रहा है देश के बीच में उसके ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी। एक छोटी सी बात थी जो कि बहुत बड़ी चीज़ को अपने अंदर आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी चीज़ थी जिसने बहुत बड़े जो अगर आप जाएंगे जिसको कहते हैं बिटवीन द लाइंस पढ़ना, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बात थी जो छोटी सी चीज़ से निकल के उभर के सामने आई थी। और इसके ऊपर कर्नाटक हाई कोर्ट ने बात की और उन्होंने इसके बारे में बोला कि रीजनेबल अकोमोडेशन, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका इस्तेमाल आया, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन, और आर्ग्यू द रीजन कर्नाटका वर्डिक्ट। अब बात क्या होता है अबाउट रीजनेबल अकोमोडेशन क्या होती है। And it is a principle that promotes equality, enables the grant of positive rights, and prevents discrimination based on disability, health condition or personal belief. ठीक है, इसकी बात सामने आई। अब कर्नाटका का जब वर्डिक्ट आया तो उसमें भी लोगों ने बहुत सारी बातें, बहुत सारी आपत्ति, बहुत सारा डिस्कशन, डिबेट हुआ। द जनरल प्रिंसिपल इज दैट रीजनेबल अकोमोडेशन शुड बी प्रोवाइडेड अनलेस सम अनड्यू हार्डशिप इज कॉज्ड बाय सच अकोमोडेशन. Its use is primarily the disability rights sector. In India, the right of people with disability sector 2016 defines reasonable accommodation. तो अभी आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि हिजाब रो जो है वो चला इंडिया में, क्यों चला, पूरी दुनिया का क्या उस पर स्टे था या पूरी दुनिया का क्या उस पर से था, ये आपको पता चलता है। इसके अलावा इंडिया में बहुत गुटों में लोग बढ़ गए। लेकिन ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए दिया, आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी डिटेल में जाके क्यों बता रही हूँ कि यूएस से हमें क्या करना है उस लेडी से, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि किस तरह का प्रोजेक्शन था कि जब इंडिया में कोई चीज़ होती है, जब हमारे देश में कोई चीज़ होती है तो सिर्फ वहीं तक नहीं रहती, वो और भी जगह क्रॉस करके पूरी दुनिया में जाती है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हर चीज़ जो है हर एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन आपको यहाँ पर समझना है रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब, आपको इसके थ्रू जो चीज़ जानने की है वो है रीजनेबल अकोमोडेशन, जिसका मतलब हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक्वा मैप की। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है एक्वा मीन्स पानी, तो पानी से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही समझा आपने। और बात होने वाली है वाटर मैनेजमेंट की। ठीक है, अब आईआईटी मद्रास ने एक्चुअली इसको पूरा जो एक्वा मैप है इसको, ये कंसेप्ट को वो लाए हैं, और इसका कंसेप्ट को और पूरी टर्मिनोलॉजी से लेके मतलब जो आइडिया है उसके कंसेप्शन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक सारा काम जो है आईआईटी मद्रास ने किया है।
उन्होंने इनॉग्रेट किया है रिसेंटली इसको। नाउ इट इज़ अ पहला अपनी तरह का न्यू वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी सेंटर है जो कि इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली एट आईआईटी मद्रास, और बनाया भी उनके द्वारा ही गया है। ठीक है, मतलब पूरे जो उसकी टीम है ना, वो डायरेक्टर्स वगैरह जो आईआईटी मद्रास के ही हैं। ऑफकोर्स आईआईटी धनबाद से भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, बट मेजर जो कंसेप्ट है वो आईआईटी मद्रास का है यहाँ पे। अब इसमें मतलब इनफैक्ट फंडिंग वगैरह भी जो अगर आप देखते हैं तो उसमें जो पुराने जो एलुमनाइज थे, मतलब 2 एलुमनाइज बहुत, बाला सुब्रमण्यम साहब हैं एक, और एक जो है वो नारायणन साहब हैं, उन लोगों ने 3 करोड़ की इंडिविजुअली रिस्पेक्टिवली सीड फंडिंग प्रोवाइड करी है इस प्रोजेक्ट को। लेकिन अगर आप मेन इन्वेस्टर की बात करते हैं इस प्रोजेक्ट का, कि ये जो मेन जो लीड है इसका इन्वेस्टर है वो है लिगी फिलिप करके, ठीक है, उन्होंने की है। अब इसको जो कोलैबोरेट है उन्होंने किया आईआईटी धनबाद के साथ, ब्रॉड थीम ऑफ डेटा साइंस फॉर वाटर सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चरल सस्टेनेंस। मतलब आपको एग्रीकल्चरल सस्टेनेंस की बात हो रही है। एक्वा मैप जो है वो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं एक तरह से प्रोवाइड कराएगा, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन प्रोवाइड कराएगा, कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग वाटर प्रॉब्लम्स जो कि हमारे यहाँ के वाटर प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करेगा, और किस तरह से उसको पूरी एक जो मैपिंग है वाटर प्रॉब्लम्स की, वाटर टेबल की, किस तरह से जो चैलेंजेस हैं और किस तरह से उनको ओवरकम किया जा सकता है, ये जो स्टडी है ये पूरी डिटेल्ड एनालिसिस एंड स्टडी इसमें आएगी। और इसको डिज़ाइन किया गया है स्मार्टली एंड ऑप्टिमल। इसका जो फोकस है वो क्या है कि ना सिर्फ स्टडी होगी और इसका यूसेज क्या होगा कि उसको वाटर जो आपकी रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट किस तरह से सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल हो सकता है ये देखा जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि पायलट स्टडी जो है कम से कम जो 6 प्रोजेक्ट्स पे या 6 जगहों पे रूरल एंड अर्बन सेटअप में कम से कम 6 ऐसी वो उन्होंने की है कि 6 पायलट स्टडीज़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है, पहले चरण में। इसके बाद इम्प्लीमेंटिंग देम इन द फील्ड एंड विलेजेस एंड इन टाउन, मतलब रूरल एंड अर्बन सेटअप में। अब एक्वा मैप की एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, इसमें सबसे पहले आपको ग्रैंड जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपको इंडिया में इतनी सारी, जब आप बात करते हैं इतना फैला हुआ देश है, तो इसमें जो चैलेंजेस हैं वो सबसे पहला तो यही आ जाता है कि आपको ये समझना है कि जो चैलेंजेस हर जगह के अलग होंगे, सब जगह के एक जैसे तो नहीं होंगे। कश्मीर में जो चैलेंज होगा वो मद्रास से अलग होगा, मद्रास में जो चैलेंज होगा वो बिहार से अलग होगा, बिहार में जो होगा वो मुंबई से अलग होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग इन मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज एंड मेक प्लान अकॉर्डिंगली उसके मैनेजमेंट का, ठीक है। और इसमें बेसिकली सेटअप ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रो इन्फॉर्मेटिव लेबोरेटरी। तो इसमें समझने वाली बात क्या थी, इसमें समझने वाली बात थी जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप में टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि इफ द क्वेश्चन कम्स अप व्हाट इज एक्वा मैप एंड हु इनिशिएटेड एंड हु मेड इट हैपन, या किसने इसको इनॉग्रेट किया है या कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, यू शुड नो इट हैज हैपेंड। आईआईटी मद्रास इज द कीवर्ड टू रिमेंबर। Got it? Now GI टैग हमने अभी जो पिछला वाला किया था पार्ट 1 उसमें भी हमने डिस्कशन किया था GI टैग का, किसके बारे में किया था वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। GI टैग मिला था किसी उसको विंड इंस्ट्रूमेंट को GI टैग मिला था, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। अब ये जो बात है ये हो रही है GI टैग जो न्यूज़ में है, अब एक चावल की जो प्रजाति है उसको GI टैग मिला। GI टैग तो आपको मालूम है, हम बात कर चुके हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन मार्किंग टैग, मतलब कि पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर एरिया में ही कोई चीज़ अगर पाई जाती है या वहाँ की ख़ास है तो उसको GI टैग दिया जाता है, और काफ़ी प्रेस्टिजियस टैग माना जाता है, काफ़ी क्रेडिबल टैग माना जाता है। उससे आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ की जो अहमियत है, आप अहमियत तो उसकी पहले से भी होगी लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू आप कह सकते हैं थोड़ी सी बढ़ जाती है, राइट। तो अब भी बात हो रही है कि ब्लैक हस्क जो काला नमक राइस है, या आपने अगर खाया नहीं है, देखा नहीं है, तो ऐसे मैंने खाया तो मैंने भी नहीं है, लेकिन लौंजी जैसा दिख रहा है मुझे तो ये कुछ, लेकिन ज़ीरे जैसा, लौंजी जैसा कुछ बीच का समथिंग इन बिटवीन। इसका जो नाम है ब्लैक हस्क से आता है काला, और सॉल्टी यानी नमक, है ना। इट इज़ कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट राइस वेराइटी। इसको माना जाता है कि अपनी तरह की एक ही राइस की प्रजाति है जो नहीं मिलता, ऑब्वियसली तभी इसको GI टैग में मिला हुआ है। बासमती नहीं है, नॉन बासमती है, यूपी में उगाया जाता है, और बहुत कम पानी चाहिए होता है बासमती के हिसाब से, बासमती के कंपैरिजन में कम पानी चाहिए होता है इसको। रेजिस्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, डिजीज़ कहते हैं कि इसमें जो डिजीज़ेज हैं, राइस डिजीज़ेज, वो इसमें कम होती हैं। टेस्ट कहते हैं बहुत अलग सा होता है, दिखने में बहुत अलग से दिखते हैं चावल, ऑब्वियसली काले से रंग के चावल हैं। कई लोग इसको बिहार में भी मतलब लोग ले जाते हैं खाने के लिए, यूपी में एक्चुअली उगता है, तो कई जगह पे ट्रांसपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, और काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इसको आप कह सकते हैं कि अपने यहाँ अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो आपको शायद मिले भी ना, क्योंकि कहते हैं कि काफ़ी सारा जो आता है वो बाहर चला जाता है, और GI टैग की वजह से काफ़ी प्राइसी भी है।
इसको बुद्धा का महाप्रसाद भी कहा जाता है। बुद्धा का महाप्रसाद मतलब ऑफरिंग टू लॉर्ड बुद्धा, है ना। और इसको रीब्रांडेड एज बुद्धा राइस किया गया है बुद्धिस्ट कंट्री में बढ़ावा देने के लिए। अब ये पूरी ये ना एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजीज हैं बेसिकली। इसको बुद्धा राइस कह दिया गया है तो क्या होगा कि जो काला नमक चावल है वो अगर उतना फेमस नहीं भी है तो बुद्धा राइस के हिसाब से जो फॉरेन कंट्रीज हैं या बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए अगर आप पूछेंगे बुद्धा राइस तो आपको यही देंगे। नाम उन्होंने थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना हर चीज़ की ब्रांडिंग होना बहुत ज़रूरी है। बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत वैसा रिलीजन है जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया में जो है वो लोग उसको फॉलो करते हैं, इस वजह से इसको बुद्धा राइस के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की। ये बेसिकली सेबी के द्वारा सेबी से रिलेटेड बात करने वाले हैं हम। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज टाइटन द नॉर्म्स पर्टेनिंग टू CIS, ब्रिंगिंग देम ऑन द पार विद द म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एंड रिमूव्ड रेगुलेटरी आर्बिट्रेज। ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं ना इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की, आपने म्यूचुअल फंड्स निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है ना, ऐसी वो स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी होती है। उसी के तहत इसमें क्या किया गया है, इसमें अगर आप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका सेबी की आप बात कर रहे हैं, उसने थोड़े से जो नॉर्म्स हैं, पहले इनके नॉर्म्स जो थे वो थोड़े आसान हुआ करते थे, अब उन्होंने उसको उतना ही टाइटन कर दिया है जितने म्यूचुअल फंड्स को कर दिया है। ठीक है, अब इसमें जो रेगुलेटरी आर्बिट्रेज था वो हटा दिया गया है और इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है। बेसिकली होता क्या है CIS, ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जहाँ पे इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड पूल देयर मनी इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट द होल फंड कलेक्शन पर्टिकुलर एसेट। अब इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इंडिविजुअल्स काम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कलेक्टिव होता है, जैसे नाम से सजेस्ट कर रहा है ना कि काफ़ी पूल ऑफ पीपल कम इन टुगेदर, चंक ऑफ पीपल कम इन टुगेदर, और वो उसमें पूलन करते हैं पैसा को, अपना पैसा जो है वो एक उसमें पूलन करते हैं और एक किसी एसेट में लगा देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। लेकिन पहले ये थोड़ा सा इसके जो नॉर्म्स थे वो आसान थे, अब उन्होंने थोड़ी सी लगाम जो है वो खींच ली है, कस ली है। अब रिटर्न्स एंड प्रॉफिट जो है अराइजिंग फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट वुड बी शेयर एज पर द एग्रीमेंट। जो भी आपका एग्रीमेंट है, पर किस बेसिस पे आपने वो MOU या आपका जो एग्रीमेंट है वो आपने साइन किया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उससे उस शेयर परसेंटेज पे जो भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो बढ़ जाता है। और इसकी बात हो रही है वो पहले किया जाता है। ये तो जाहिर सी बात नहीं, तो इन्वेस्टर्स प्रायर टू द एक्ट ऑब्वियसली कि वो तो आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो उससे पहले ही किया जाएगा कि तय हो जाएंगे कि भैया अगर इतना पैसा आया तो इतना परसेंट तेरा, इतना परसेंट मेरा, ये तो पहले तय हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, पर आपको समझने वाली बात ये थी, स्कीम बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट कंसिडर्ड एज CIS। ये इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो स्कीम्स हैं वो उसके अंतर्गत नहीं आती हैं। और समझने वाली बात यहाँ पे ये थी, जो इम्पोर्टेंट था, मुद्दा जो था अपना वो ये था कि सेबी ने बेसिकली जो किया है मार्च में वो ये किया है कि उसने CIS को सेम एट पार ले आया है MF के। दिस इज द न्यूज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, बाकी ये सब जो है ये कहानी है, इसको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए अपन, मोटा मोटा बहुत सही है वो। अब हम बात कर लेते हैं अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योरशिप की, और ये मेंटर प्रोग्राम है। अब इसमें बात होने वाली है जिसमें हम बात करते हैं OBC की, क्योंकि आपको मालूम है जहाँ पे बाबा साहब का नाम आता है वहाँ पे हम बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस की और उनके स्वर्णिम भविष्य की, है ना। तो ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, असिस्ट एंटरप्रेन्योर बिलोंगिंग टू SC ST कम्युनिटी या OBC कम्युनिटी को एंड अनेबल टू टेक, जो कि पहले उनको थोड़ा मुश्किल होता था, वेंचर कैपिटल फंड स्कीम डिवाइस विद देम बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये उनके लिए किया गया है कि भाई उनको थोड़े से प्रोत्साहन मिले, उनको थोड़ा सा जिसको बोलते हैं पुश मिले, थोड़ा सा उनको किक मिले कि वो भाई बहुत जल्दी कुछ अच्छा एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ लाएँ, कुछ बहुत अच्छा कुछ करने की सोचें। और जिनको पहले उनको लगता था कि बड़ा लैक्स सिस्टम है, बड़ा ढीला ढाला हिसाब है, हो नहीं पा रहा है, कौन जाएगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, वो वाली जो चीज़ है थोड़ी सी आसान कर दी गई है कि अब उनको वेंचर कैपिटल फंड का जो एडवांटेज है वो मिल सकता है। स्कीम उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है ताकि सोशल जस्टिस, जो कि पिछड़ा वर्ग है, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक तौर पे पिछड़ा वर्ग जिनको बोला जाता है, उनको भी सामने लाया जाए और वो भी अपना पार्टिसिपेशन जो है वो नेशन बिल्डिंग में कर सकें। ठीक है, VCF for SCs and OBCs was launched under the social sector initiative to promote entrepreneurship among the scheduled caste and to provide concessional finance to them। अब बात ये हो रही थी कि उनको बहुत कंसेशनल दरों पे जो फाइनेंशियल एड है वो मुहैया कराया जाएगा। इनको जो भी आप देंगे या जो भी आप फेलिसिटेशंस देंगे या जो भी आप इनको फाइनेंशियल एड देंगे, वो जो इंटरेस्ट का जो दर होगा उसका वो आम जनरल लोगों से कम होगा।
इसमें बात हो रही है अंडर द स्कीम द VCF मैनेजर विल इम्पैनल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन और हेड ऑफ कंपनीज और वेटरन्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज मेंटर्स हु विल हेल्प द मेंटीज इन बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अब इसमें आपको एक और चीज़ है, मेंटरशिप प्रोग्राम भी है ये। मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योर आपको जो एड दिया जाएगा वो तो ठीक ही है, आपको मेंटरिंग भी की जाएगी आपकी, मतलब जो लोग हैं जो कि आना चाहते हैं, जो बाहर से, जो पिछड़े वर्ग से, जो सामाजिक तौर पे पिछड़ा वर्ग बोला जाता है, उससे निकल के आना चाहते हैं आगे, उनको ना सिर्फ एड दिया जाएगा फाइनेंशियली कम दरों पे, पर उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी उन लोगों की जो कि एक्सपर्ट माने जाते हैं फील्ड में, चाहे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड बोल लीजिए, इस्टेब्लिश्ड जो ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं आप उनको देख लीजिए, या हेड ऑफ कंपनीज बोल लीजिए, कोई वेटरन है जिसको बोलते हैं दिग्गज जो अपने क्षेत्र के हैं, उनको सामने लाया जाएगा और उनसे बोला जाएगा कि भैया इनको जो है आपको मेंटरिंग करनी है और इनको भी आपको बिल्कुल अपने जैसा बनाना है, इनको भी आपको गुण सिखाने हैं सक्सेस के, कामयाबी के, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो है वो आपको मिलेगी। और जाहिर सी बात है यार कि जब कोई आदमी अपने क्षेत्र का बिल्कुल दिग्गज होगा ना, जो ऑलरेडी ये करके निकल के इस पड़ाव से गुजर के कुछ बना है, तो उससे ज़्यादा अच्छा नॉलेज क्या है, मतलब एक्सपीरियंस स्पीक्स, राइट। तो वो जो देगा वो बिल्कुल ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी नॉलेज होगा। पेपर्स में जब हम चीज़ें पढ़ते हैं, टेक्निकली जो पढ़ते हैं, वो ज़मीनी हकीकत से बहुत अलग होता है, राइट। अब हम आ जाते हैं जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट पे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं GSI, उसने आइडेंटिफाई की हैं 2 नई साइट्स जो कि बात करने वाली है इंडियन हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया में। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे कि आपको मालूम है, बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्थान है। हर स्टेट में इसके ऑफिसर्स आपको मिल जाएंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और काम क्या करता है, जियोलॉजी मतलब क्या, जियोलॉजी मतलब ज़मीन के नीचे वाला, है ना। तो जो भी इंडिकेशंस हैं, जो भी ज़मीनी हलचल ज़मीन के नीचे जो हो रही है, जियोलॉजिकल सर्वे या इंडिकेशन है, उसको स्टडी किया जाता है और मैपिंग की जाती है। और भी काम होता है, मतलब एक मोटे मोटे तौर पे मैं बता रही हूँ आपको। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अगर आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली एक और चीज़ क्वेश्चन में एडिशनल बता दूँ आपको कि 6 जगह पे इसके रीजनल ऑफिसर्स माने जाते हैं। मैं आपको यही इस वजह से बता रही हूँ ये बात कि आपको पता हो कि कितना बड़े तौर पे ये नेटवर्क है इसका, ठीक है। बाकी हर स्टेट में इसके ऑफिसर्स हैं, 6 जगह पे रीजनल ऑफिसर्स हैं। नाम मेरे ख्याल से लखनऊ में है, लखनऊ है, नागपुर है, कोलकाता आ जाता है उसमें, हैदराबाद आ जाता है उसमें, शिलोंग आ जाता है, और एक नाम मैं शायद भूल रही हूँ, एक नाम मैं शायद भूल गई हूँ, लेकिन हाँ सब जगह इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि और भी जो काम है क्या करते हैं, कई बार ये माइनिंग की जो जानकारी है वो उससे पता चल जाती है, कई बार जो फॉसिल्स का जो भंडार है वो पता चलता है, जो भी मतलब ज़मीन के अंदर के काम है ना, जियोलॉजी से रिलेटेड काम, ठीक है। अब इसमें जो नई 2 साइट्स आई हैं वो कौन सी है, हेरिटेज साइट्स जो है वो ऐड की है जियोलॉजिकल सर्वे ने, ऐड किया मतलब आइडेंटिफाई किया, उन्होंने पहचाना है इसको। पहली साइट जो है वो क्या है, शिवालिक फॉसिल पार्क है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो कि रिच कलेक्शन ऑफ वर्टिब्रेट फॉसिल रिकवर्ड फ्रॉम द शिवालिक रॉक ऑफ द एरिया ऑफ प्लायोप्लेस्टोसीन एज। अब ये प्लायोप्लेस्टोसीन एज जो है इसको स्यूडो जियोलॉजिकल पीरियड भी बोला जाता है, जो तकरीबन 5 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या है, Stibelite bearing dolomite limestone of Baksa formation at Mamli, Sikkim provides one of the rare examples of early life in Sikkim Himalaya, ठीक है। तो ये दोनों साइट आ गई समझ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि 2 कौन सी साइट्स हैं जो कि अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐड की हैं या आइडेंटिफाई की हैं, और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको दोनों की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे पता चल रही है और आपको कौन सी साइट्स हैं वो भी पता चल रहा है, ठीक है। ये क्लियर है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी मैंने बात की, डिक्लेयर्स जियो ये तो आपको मतलब ये काम क्या करता है ये बता रहे हैं अब ये, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो जियो हेरिटेज साइट्स बताता है, नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स बताता है, प्रोटेक्शन मेंटेनेंस, उसके अलावा जो माइनिंग के जो एरियाज़ हैं वो आइडेंटिफाई करता है, टी साइट आर प्रिजर्व्ड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और इनको फिर काम जो होता है स्टेट्स का भी होता है कि भैया ये जो साइट्स हैं जो कि सर्वे में बाहर आई हैं, निकल के पता चली हैं, उनको आपको प्रिजर्व करना है और इनको आपको सही तौर पे रखना है। इसका प्रिजर्वेशन का जो काम है फिर वो जो स्टेट में जिसमें वो आती हैं उसको दे दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन भाई साहब की। ये जो वुल्फ दिख रहे हैं यहाँ पे, ये अभी थोड़ी सी उसमें थे, बातचीत इनके बारे में हो रही है क्योंकि इनके कंसंट्रेशन को जो इनकी जो नंबर्स हैं उनके बारे में बात हुई है मार्च में, तो इस वजह से न्यूज़ का हिस्सा रहे हैं।
पहला साइंटिफिक पॉपुलेशन जो है इनका एस्टिमेशन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर वुल्फ कहते हैं इनको, ये किया जाता है भैया सिर्फ 3100 मेंबर्स जो है इनके परिवार में अभी हैं, ठीक है। मतलब इनको आप ये बात कर सकते हैं कि इनकी जो नंबर है, संख्या है, वो डिप्लीट होती जा रही है। मतलब यही बातें कर सकते हैं। अगर मैंने आपको कहा ना कि संख्या के बारे में बात करनी है या इनके नंबर या कॉन्सेंट्रेशन नंबर की बात करनी है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये नंबर जो है इनके ये कम है, इसी वजह से इनके ऊपर चर्चा हो रही है, थोड़े अलग है। मतलब बहुत सारे जानवरों की तो अपन बात भी नहीं करते, ठीक है। इनको वुल्फ को, इसको सब स्पीशीज माना जाता है, इंडियन वुल्फ को सब स्पीशीज माना जाता है ग्रे वुल्फ की, और सबसे लार्ज कार्निवोर माना जाता है जो कि स्क्रब्स में, ग्रासलैंड में या एग्रोपेस्ट्रल रीजन ऑफ सेमी एरिड इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इज करंटली इन मध्य प्रदेश में है, काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है। पर इनकी संख्या जो है थोड़ी कम हो गई है। थ्रेट हंटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इनके ऊपर। बहुत जो इनकी संख्या का जो गणना है ना, ये अभी की गई है और पता चला है कि इनकी संख्या डिप्लीट हो रही है, और इस वजह से न्यूज़ में है। इनको एंडेंजर्ड की स्पीशीज़ में रखा गया है, भारत के में इनको प्रोटेक्शन दिया गया है, IUCN के लिस्ट ऑफ कंसर्न्स में आते हैं। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, प्रोटेक्शन हमारे यहाँ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत इनको बात किया गया है। अपेंडिक्स 1 में साइट किया गया है इनको। इसके अलावा इनको जो थ्रेट है वो क्या है, इनके हैबिटेट लॉस की वजह से इनकी जो संख्या है वो नीचे जा रही है। बहुत सारी पोचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें इनको मार दिया जाता है। पोचिंग एक्टिविटीज़ जैसे आपको मालूम है, अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि पोचिंग एक्टिविटीज़ में 2 जो सिपाही थे, पुलिसकर्मी थे, उनकी हत्या कर दी गई, पोचर्स ने उनको मार दिया। तो इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा नेक्सस है, और इतनी ख़तरनाक, मतलब आप मान सकते हैं कि अंडर नेक्सस है कि लोग पकड़ भी नहीं पाते, और बहुत फैला हुआ जाल है इनका, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब हम बात कर लेते हैं एक और सेडिशन के मामले में बात कर लेते हैं हम। सेडिशन और UAPA के जो केसेस हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। अब ये बात जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताई है। 2014 के बाद से इन्होंने गणना करना चालू किया है कायदे से, ठीक है, सेडिशन के चार्जेस पे। अब एक बड़ी हैरत अंगेज सी बातें हैं इसमें जो निकल के सामने आती हैं, वो ये है कि टोटल सेडिशन केसेस जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 years बाय 35%, कह रहे हैं वो कि 35% जो है वो कम हुए हैं, ठीक है। अब ये 2014 के बाद से देखा जाए तो टोटल सेडिशन चार्जेस जो है इंडिया में वो 399 देखे गए, ठीक है। अब 399 में भी हाईएस्ट जो थे वो देखे गए 2019 में, हाईएस्ट जो गया अभी तक वो 2019 में था, ठीक है। अब इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि 2019 में सबसे हाईएस्ट सेडिशन केसेस गए और सबसे लोवेस्ट कॉन्विक्ट रेट गया, मतलब मात्र 3% का, ठीक है। तो कहीं से कोई मैच नहीं है ना, तो ये वाली बात है। अब सेडिशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम? सेडिशन का मतलब क्या होता है? अगर हम 124A देखते हैं IPC का, जो कि पनिश करता है एक्शन दैट एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट, इट इज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस। बहुत बड़ा चार्ज माना जाता है। मतलब सेडिशन का चार्ज किसी के ऊपर लगना मतलब बिल्कुल राजद्रोह या देशद्रोह जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा चार्ज है। मतलब इसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बहुत सीरियस चार्ज है। मतलब इसके ऊपर आप मान लीजिए बिल्कुल जिसको फांसी की सज़ा बोलते हैं ना, बिल्कुल अगर आप इसकी तुलना करना चाहें तो बिल्कुल उसी लेवल पे आप समझ सकते हैं कि इतना मेजर चार्ज है कि किसी का आपने मर्डर कर दिया ना तो वो भी छोटा चार्ज है अगर आप बात कर रहे हैं सेडिशन की, इतना बड़ा चार्ज माना जाता है। और 399 लोगों पे ये लग चुका है। ये बहुत बड़ी संख्या। आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े देश में 399 लोगों पे तो लगा है, लेकिन 399 सेडिशन चार्जेस लगना बहुत बड़ी बात है देश में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब जब हम बात करते हैं एज एन ऑफेंस अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड केसेस फेल टू 796 इन 27। ये रजिस्टर्ड केसेस है, ये सेडिशन अकेले की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटी बिल की बात हो रही है, UAPA की बात हो रही है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको लगे कि मैम ने तो कुछ बोला था फिर 3% बोल लेंगे और टोटल 399 बोल रही थी और 796 कैसे आ गया। कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, ये UAPA की बात हो रही है, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, सेडिशन चार्जेस की बात नहीं हो रही है ये। इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्ड केसेस जो है वो 796 थे, मतलब नीचे आया है दर 1226 से जो 2019 में था, ठीक है। अब UAPA जो है वो एंटी टेरर लॉ है जो कि डेजिग्नेट करता है इंडिविजुअल को एज टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। हालांकि ये भी बहुत ही सीरियस चार्ज है, किसी को टेररिस्ट घोषित करना कि भाई आप टेररिस्ट हैं। आप ये अपने आप में ही समझ सकते हैं कि कितना सीरियस चार्ज या कितना सीरियस एलिगेशन है ये, राइट। सो ये दोनों ही जो है इनके ऊपर अभी चर्चा हुई है। इनके जो स्टडी है वो की गई है कि नंबर जो है इनके स्टडी किए गए हैं, उस पर शोध हुआ है कि कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, क्या उस पर किस तरह के चेंजेस जो देखे गए हैं, वायबिलिटीज़ जो है उसकी वेरिएबिलिटीज़ जो है वो स्टडी की गई है।
अब हम आ जाते हैं ब्रिक्स वैक्सीन पे, R&D सेंटर्स। ब्रिक आपको मालूम है, ब्रिक आपको कुछ कंट्रीज़ का जो 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 एक क्या बोलेंगे आप उसको, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं ना। इसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, तो उनका उसकी बात हो रही है और उसमें वैक्सीन की और R&D सेंटर की बात हो रही है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च द ब्रिक वैक्सीन R&D सेंटर एंड वर्कशॉप ऑन वैक्सीन कोऑपरेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसलिए हुई है क्योंकि कोविड है, अभी भी कोविड पूरी तरह से गया नहीं है, तो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है और बात की जा रही है काहे पे, वैक्सीन की। R&D मतलब आपको मालूम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होता है, उसके ऊपर बात की जा रही है। सेंटर जो है प्रपोज किया गया था एस्टैब्लिश करने को 2018 में जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में। ये मतलब ये जो है बेसिकली कोविड के आने से पहले था। तो एक बार कहते हैं ना आपको जैसे कुछ प्रोफेसी हो जाती है तो उससे पहले आप बात करें। हालांकि प्रोफेसी जो है वैक्सीन जो है कोविड से रिलेटेड वैक्सीन नहीं है, ये इन जनरल R&D सेंटर बनाया जा रहा है। लेकिन ऑफकोर्स अभी कोविड के टाइम पे कोविड के ऊपर भी इस पर काम किया जाएगा ऐसा सोचा जा रहा है। इस पर अभी शोध हो रहा है, चर्चा हो रही है, लोग डिस्कशन कर रहे हैं और ये कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसमें, विल हेल्प टू पूल टुगेदर कॉम्प्लीमेंट्री एडवांटेजेस ऑफ ब्रिक कंट्री इन वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो भी कंट्रीज़ हैं वो सारी साथ में आएंगी, सारी कंट्रीज़ जो है मिलके इन वैक्सीन्स को जिसको आप बोलते हैं कि इनके ऊपर रिसर्च में बहुत पैसा लगता है। जब कोई नई वैक्सीन या नया ड्रग बनाया जाता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव काज होता है, राइट। बहुत सारी रिसर्च टीम लगती है, बहुत सारा वर्क लगता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो पूल इन करेंगी इसमें वो वैक्सीन्स बनाने के लिए, और इसमें जो निकल के जो आएगा वो ऑब्वियसली जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उस हिसाब से उनको यूसेज होगा उनका। विल सपोर्ट एंडेवर्स टू अचीव द WHO लेड टारगेट ऑफ वैक्सीनेटिंग 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विद कोविड-19 वैक्सीन बाय मिड 2022। अभी जैसे मैंने कहा कि शुरुआत जो है इसकी 2018 में हो गई थी, लेकिन अब इसका जो फोकस है, पहले तो जनरल वैक्सीनेशन तो है ही, उसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन का जो है ये भी इसको तेज़ी पकड़ेगा, गति पकड़ेगा। जो WHO है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो मकसद है, फोकस है कि 70% जो है वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो कोविड वैक्सीन से वो सिक्योर हो जाना चाहिए बाय 2022। तो इस पे भी उन्होंने काम किया है, इस पे भी काम जो है अभी जारी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। अब जैसे आपको पता चल रहा है रर्बन क्या होता है, रूरल एंड अर्बन, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड मिशन होगा। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको पता होगा। अब बात ये हो रही है कि रर्बन मिशन जो है इनका ये शुरुआत की गई थी और इसमें बात की गई अभी हालिया फरवरी में इसके 4 साल पूरे हुए थे, तो इस पर इस वजह से चर्चा में थी, ठीक है। 21 फरवरी को इसके 4 साल पूरे हुए थे और फिर सरकार ने ब्यौरा दिया था कि 4 साल में उन्होंने क्या क्या काम किया या कितना इसको सक्सेसफुली उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, किस तरह के काम किए गए। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था मार्च में। अभी लॉन्च किया गया था रूरल डेवलपमेंट ने 2016 में किया था, ठीक है, और इसका मतलब ये था कि कैटलिटिक इंटरवेंशन टू रूरल एरियाज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अर्बन ग्रोथ। मतलब वो रूरल एरियाज जो कि तकरीबन अर्बन ग्रोथ के थ्रेशोल्ड पे हैं उनको इंटीग्रेटेड दिमाग में रखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया था। या फिर एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि रूरल एरियाज जिनको अर्बन फैसिलिटीज एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने के इंटेंशन से भी बनाया गया था। मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था जो कि एक ब्रिज करने का की बात हो रही थी कि गैप को जो डिफरेंस है, जो गैप है उसको किसी तरह इस मिशन के थ्रू ब्रिज किया जाए। तो ये इंटेंशन या फोकस था गवर्नमेंट का। अब फोकस क्या था, क्लस्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट थ्रू स्पेशल प्लानिंग के थ्रू ये उसको साथ लाना चाहते थे। अब रर्बन क्लस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा कि ब्रिज करने की बात हो रही है ना रूरल और अर्बन सेटअप को। तब इसमें बात ये हो रही है कि भाई वो एरियाज, वो रूरल एरियाज जो कि एट द वर्ज ऑफ अर्बनाइजेशन है या फिर जो साइंस शो कर रहे हैं अर्बनाइजेशन के, ऐसे एरियाज अक्रॉस इंडिया आपको क्लस्टर्स जो है ऐसे वो आपको फाइंड आउट करना है। अब जैसे ये जो स्कीम है बेसिकली सेंटर की स्कीम है, ऑफकोर्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका अपना से है, अपना इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन बेसिकली सेंटर की स्कीम है। तो उसमें आपको क्या करना है कि नेशनल लेवल पे आपको क्लस्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई करने हैं आपको कंट्री के रूरल एरियाज में जो कि साइन दिखा रहे हैं। मतलब कैसे साइन होते हैं अर्बनाइजेशन के, क्या आप कह सकते हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, एजुकेशन का स्तर क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, या नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट में क्या भागीदारी है, ये सारी जो चीज़ है ये अर्बनाइजेशन का साइन है। तो ऐसे क्लस्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, अर्बन क्लस्टर्स आर आइडेंटिफाइड अक्रॉस द कंट्रीज रूरल एरियाज शोइंग इंक्रीजिंग साइन ऑफ
urbanization, that is increase in population density, high level of non-farm employment, क्योंकि आपको मालूम है दैट भारत जो है कृषि प्रधान देश है, ज़्यादातर एग्रीकल्चरल वो है हमारा इकोनॉमी है, राइट। तो जो लोग फार्म पे या एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है, जो रूरल क्षेत्रों में जो लोग कृषि से जुड़े हुए नहीं हैं, बाकी और उनको क्या उनके एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसके बेसिस पे अर्बनाइजेशन जो है एक मानक, उसका भी एक ये भी एक उसका मानक है अंडरस्टैंडिंग का या उसको सिग्निफाई करने का, ठीक है। अब 300 अर्बन क्लस्टर्स जो है वो थीमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट्स आर बीइंग डेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री अंडर दिस मिशन। अब इसमें उन्होंने पहली चीज़ तो ये थी कि फाइंड आउट करने थे वो क्लस्टर्स, अब फाइंड आउट हो गए हैं, तो 300 उन्होंने क्लस्टर्स का चुनाव किया है जिनको अब आपको जिन पे काम किया जाएगा, जिन पे ये जो आइडेंटिफिकेशन का काम है ख़त्म होने के बाद अब इनको प्रोग्रेस पे काम किया जाएगा, अब इनको डेवलपमेंट पे जो 300 क्लस्टर्स हैं उनकी डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, ठीक है। और वो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत उसको डेवलप किया जाएगा। और इसमें गवर्नमेंट ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड है वो दिखाया है कि पिछले 4 साल में हमने एक अच्छी खासी रीजनेबल ग्रोथ कोविड के अलावा, जो कोविड की महामारी थी उसके बावजूद हमने अचीव की है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ख़त्म हमारा बेसिकली आपने करंट अफेयर्स का पार्ट 2 जो है हमारा स्निपेट्स का मार्च का महीने का, वो भी पूरा हो गया। अब मुझे लगता है कि इसमें कोई क्लैरिटी की ज़रूरत और ज़्यादा नहीं है, क्लियर ही था, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ होगी नहीं। लेकिन मार्च का जो फर्स्ट था हमारा वो आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो आप कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपके लिए आसानी होगी समझने में कि बाकी क्या हुआ सेकेंड पार्ट में, ठीक है। नहीं है दोबारा रिवाइज कैसे करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाना है, सारे जितने हमारे कोर्सेज हैं आपको मालूम है के 12 तक हमारे कोर्सेज चलते हैं, उसके अलावा NTSC है, ओलंपियाड है, बहुत सारे हमारे कोर्सेज रन होते हैं। आपको जाना है ओलंपियाड पे, ओलंपियाड जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ओलंपियाड पे हमारे सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट हम ऑफर करते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड GK ओलंपियाड, राइट। वॉच नाउ का बटन क्लिक करना है, चैप्टर वाइज सब कुछ सीक्वेंशियल ऑर्डर में है। ये करंट अफेयर्स में है तो करंट अफेयर्स में मिलेगा आपको, पुराना वीडियो जो है वो भी करंट अफेयर्स में मिलेगा आपको। इस तरह की विंडो ओपन होगी, आपको जो भी देखना है वट एवर यू वॉन्ट टू सी यू कैन स्क्रोल अकॉर्डिंगली। आपको आगे का देखना है आप आगे का देख सकते हैं, पूरा देखना है तो बहुत ही बढ़िया बात है, दोनों वीडियोस बैक टू बैक देख लो, थोड़े लंबे हैं लेकिन आपको मार्च का महीना पूरा क्लियर हो जाएगा इससे, है ना। और वीक एंड ब्रीफ अगर आपने इसके साथ देख लिया तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर तो आपका कम से कम करंट अफेयर्स जो है वो महीने का वो पूरा कंप्लीट हो गया A to Z, मतलब फिक्र करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो कम से कम मार्च के महीने का इसी तरह हम पूरे महीनों का करेंगे। तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि एक कॉपी रख लीजिए, उसमें जब आप मार्क करते चलेंगे ना तो जब आपका एग्जाम होगा आपको सिर्फ वो कॉपी फ्लिप करनी होगी या फिर आपको ये पूरा जाके वीडियोस देखने होंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा वहीं के वहीं, ठीक है। ओलंपियाड का जो स्केड्यूल है हमारा वो तो आपको मालूम ही है, अभी तक तो आप बिल्कुल प्रो हो गए हैं इस बारे में कि हमको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हफ्ते के शुरुआती 3 दिन 10 बजे से लेकर 7 बजे तक आता है, शाम के 7 बजे जो है वो IGKO का आता है। और बाकी जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं, जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएंगे, इंस्टा हैंडल पे भी मिल जाएंगे, हर जगह आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको पुराना ब्रश करना है ताकि आपको ये भी पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि मार्च का महीना हमारा पूरा ही क्लियर हो जाए। जनवरी फरवरी भी कर चुके हैं हम, मार्च भी हो गया हमारा, 3 महीने जो हमारे करंट अफेयर्स के पूरे हो गए हैं। अब अपन अप्रैल मई करेंगे और ऐसे अपन साथ में चलते जाएंगे, तो अपना जब मेन एग्जाम आएगा अपने को कोई हेडेक नहीं होगा, लास्ट मोमेंट का पहाड़ जैसा सर पे बन जाता है ना वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। आई होप यू पीपल हैड अ गुड सेशन। आई एम अगेन सॉरी फॉर द बैड थ्रोट, तबीयत खराब चल रही है, मौसम बदल रहा है, सभी का बदल रहा है, आप लोग भी ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे वेल, स्टडी हार्ड एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।